लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन के बारे में। ठीक है, ग्रेविटेशन क्या होता है? दो बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटी क्या होता है? स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन जिसमें एक बॉडी क्या होनी चाहिए? अर्थ होनी चाहिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? तो ग्रेविटी की वजह से जो भी एक्सेलरेशन आता है, ग्रेविटी एक फोर्स है, किसी बॉडी पे अगर लगता है वो फोर्स तो बॉडी एक्सेलरेट करती है, और जो एक्सेलरेशन आता है उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, और अलग ये ग्रेविटी जो होता है वो प्लैनेट के मास पर, उसकी दूरी पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। क्या था? कि दो बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के मास के प्रोडक्ट के क्या होता है? डायरेक्टली होता है, और उनके सेंटर के बीच की दूरी जो भी होती है उसके स्क्वायर के क्या होता है? इनवर्सली होता है। ठीक है, जी की वैल्यू ध्यान रखना। आगे बढ़ते भैया, वेक्टर लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो भैया ध्यान रखना, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन क्या होगी? रेडियस की डायरेक्शन होगी। क्या होगी? तो इसकी वैल्यू क्या होगी? जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होगी? आर वेक्टर अपॉन में आर का जी m1 m2 अपॉन में आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। अगर ये फोर्स वेक्टर हो गया, वेक्टर फॉर्म आ गई। लेकिन अगर आप F12 की वैल्यू निकाल रहे हो, ये क्या है? फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन वन, एक पे लग रहा है फोर्स दूसरे की वजह से, तो इस फोर्स की डायरेक्शन होगी एक से लेके दो की। तो हमें क्या करना है? जी m1 m2, और आपको पता है यहाँ पे जो डायरेक्शन हम यूज कर रहे हैं वो रेडियस की डायरेक्शन ले रहे हैं। तो ये फोर्स कहाँ लग रहा है? एक से, एक पे लग रहा है, कौन लगा रहा है? दो। तो यानी एक से इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? दो की तरफ, और नीचे का R12 क्यूब। ठीक है, F21 क्या होगा? फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? जी m1 m2 अपॉन में, देखिए आर, फोर्स दो पे लग रहा है, कौन लगा रहा है? एक। तो दो के एक खींच रहा होगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? दो से एक की तरफ, दो से एक की तरफ, दो से एक क्यूब। हो गया आंसर खत्म। ठीक है, तो ये, और ये ध्यान रखना हमेशा ये दोनों की वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है। F12 बराबर में F21, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? अपोजिट भी होते हैं। आगे बढ़े, फिर उसके बाद मैंने बताया था प्रॉपर्टी ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में कुछ पॉइंट बताया था। पॉइंट मास के ऊपर अप्लाई होता है, बड़े मास के ऊपर अप्लाई नहीं होता। ठीक है भैया। दूसरा कंजर्वेटिव नेचर का होता है, और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ऑलवेज एट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी ध्यान रखना। वेक्ट फिर आता है आपका भैया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन केस ऑफ ग्रेविटेशन। तो मान लीजिए आपका एक मास m0 है, इसको m1 खींच रहा है अपनी तरफ, m2 खींच रहा है इसको अपनी तरफ, और mn खींच रहा है अपनी तरफ। तो इसके ऊपर लगने वाला कुल फोर्स वो क्या होगा? पहले मास के द्वारा लगाया गया फोर्स, दूसरा मास जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ऐसे जितने भी मास है सबके फोर्स के वेक्टर सम के क्या होता है? बराबर होता है। कल मैंने वेक्टर सम के ऊपर क्वेश्चन भी कराया था, लेकिन मैंने आज सोचा कि भैया पहले क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, पहले पूरी थ्योरी करके उसके बाद फिर क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और ये आपकी शेल थ्योरम आउट ऑफ सिलेबस है। ग्रेविटेशन फील्डिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप किसी भी रीजन को ग्रेविटेशन फील्ड से फ्री नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्वेश्चन कराए थे। फिर आया था भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्पेशल टॉपिक था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना, तो ध्यान रखना। ठीक है, एक्सेलरेशन किसकी वजह से? ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है? फोर्स होता है। तो फोर्स अपॉन में मास क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? जी, अर्थ का मास, ऑब्जेक्ट का मास, अर्थ की दूरी, अर्थ की रेडियस, ये कैंसिल हो गया, तो जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर। ये जी क्या है? ग्रेविटेशन कांस्टेंट। एम क्या है? मास ऑफ अर्थ। आर क्या? रेडियस ऑफ अर्थ। डालोगे वैल्यू आएगी आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद है? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन जी में, वेरिएशन इन जी में पहला है ड्यू टू शेप, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। तो अर्थ की शेप थोड़ी ओवल सी होती है। ये होता है भैया रेडियस ऑफ पोल, और ये रेडियस ऑफ इक्वेटर होती है। आपको पता है मास दोनों के लिए क्या होगा? चाहे पोल पे जाओ चाहे इक्वेटर पे जाओ, अर्थ का मास तो सेम ही रहने वाला है। तो अपने को पता है जी जो होता है वो रेडियस के इनवर्सली होता है, यानी जिस पार्ट की रेडियस बड़ी होगी वहां की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ की रेडियस बड़ी है इक्वेटर की, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो भी होगा वो पोल की वाले से कम होगा। ठीक है भैया, फिर आता है वेरिएशन जी ड्यू टू हाइट, हाइट की वजह से। ये अर्थ है, इसका मास m है, इसकी रेडियस r है, आप इससे इसकी सरफेस से h हाइट पर चले गए। ठीक है, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी सरफेस पे वो g थे, क्या थी? और इसकी वैल्यू आती है g
एम अपॉन में आर स्क्वायर। लेकिन जब आप एच हाइट पर चले गए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एच हो गई, ठीक है, उसको आपको निकालना है, ठीक है, जी एम अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन है ये, क्या है भैया, सेकंड इक्वेशन है, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट बाय सेकंड, फर्स्ट बाय सेकंड कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय, दोनों इक्वेशन को आपने क्या किया, डिवाइड किया, तो ये इससे डिवाइड किया जी एच जी एस, और इसको यदि इससे डिवाइड करोगे तो जीएम से जीएम कैंसिल होगा, ये क्या होगा, आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जीएस की वैल्यू क्या है जी, जीएस की वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट एच, ये जी है, और ये क्या हो गया, आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जीएच क्या होगा आपका, आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू में जी। एक फॉर्मूला तो ये, इससे न्यूमेरिकल करोगे तो वो न्यूमेरिकल ज्यादा एक्यूरेट आएगा, ठीक है, कई जगह पे यूज कर रखा है इसका डायरेक्टली, ठीक है, लेकिन जो आपको डेरिवेशन में करना है वो कुछ ऐसे करना है। जी एच इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, यहां से आर कॉमन लोगे तो क्या हुआ, होल स्क्वायर था तो आर स्क्वायर बाहर आएगा, यहाँ का बचेगा वन, और यहाँ का बचेगा एच अपॉन में पावर दो और इंटू में जी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो जी एच इक्वल्स में क्या ऊपर गया तो इसकी पावर क्या होगी, ये हो जाएगा आपका एच अपॉन में आर की पावर -2 इंटू में क्या होगा जी, बाइनोमियल इंडेक्स थ्योरम अप्लाई कर दो तो क्या होगा, जी एच इक्वल्स टू में जी वन -2 एच अपॉन में आर, ये हो गया भैया, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज चेंज इन जी निकालना है, क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन जी, परसेंटेज चेंज इन जी और वेट दोनों के अंदर चेंज क्या आता है, सेम ही आता है, क्योंकि वेट के अंदर जो चेंज, वेट जिसकी वेट किसकी वजह से है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। अगर कहीं पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, मास होगा लेकिन वेट नहीं होगा, यानी जी के अंदर अगर चेंज आएगा तो वेट के अंदर भी चेंज आएगा, जी जितना बढ़ेगा वेट भी क्या होगा उतना ही बढ़ जाएगा, तो इसलिए जी के अंदर जो भी चेंज आता है उतना ही क्या होता है, पर वेट के अंदर भी वही चेंज आता है। तो कैसे निकालेंगे, तो भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेट के अंदर और जी के अंदर एक्सेलरेशन दोनों के अंदर सेम चेंज आता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट एच माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस, एक्सेलरेशन एट द सरफेस गुणे में, याद है ना, हाइट पर सरफेस पर दोनों को माइनस कर दो क्योंकि चेंज निकाल रहे हो आप, डिवाइड बाय सरफेस पे गुणे में 100 कर दो, इसकी वैल्यू क्या रखिए जी वन -2 एच अपॉन में आर माइनस जी, और इसकी वैल्यू क्या है सरफेस पे जी गुणे में 100, सॉल्व करोगे तो आपका आने वाला -2 एच अपॉन में आर गुणे में 100, यही परसेंटेज चेंज इन जी आता है और परसेंटेज चेंज इन वेट आता है, ठीक है, दोनों सेम होते हैं। आगे बढ़े, डेप्थ आता है, डेप्थ की वजह से वेरिएशन, डेप्थ, तो भैया डेप्थ की वजह से वेरिएशन निकालनी है, तो डेप्थ में जाने पर मास चेंज होता है अर्थ का, तो इसलिए आज बारी हम मास भी निकालेंगे। पहले बड़े वाले स्फीयर का ये अर्थ, जब आप अर्थ के सरफेस पे थे, रेडियस क्या थी यार, आप यहाँ पे थे तो आपको यहाँ पर सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो, जी मास अपॉन में रेडियस, बड़े वाले स्फीयर का रेडियस। अच्छा मास क्या होता है, डेंसिटी, जी क्या होता है, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी, है ना, मास क्या होगा, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी, रेडियस। अच्छा ये बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू रो अपॉन में क्या हुआ आर स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया तो आपका 4/3 जी पाई आर रो, ये हो गया भैया सरफेस पे ग्रेविटी। अब एक काम करो भैया, डी डेप्थ पे आ जाओ, कहां जाओ, डी डेप्थ पे आ जाओ, तो डी डेप्थ पे आओगे तो जो छोटा सा स्फीयर बन रहा है इसकी रेडियस क्या होगी, आर माइनस डी, क्योंकि जब डी डेप्थ पे आओगे तो जो नया स्फीयर बनेगा उसकी रेडियस क्या होगी, आर माइनस डी होगी। तो इस पॉइंट पर अगर आप डी डेप्थ पे निकाल रहे हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट डी, तो निकाल रहे हो तो क्या करोगे, जी मास ऑफ स्मॉलर स्फीयर और रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फीयर का स्क्वायर, तो जी मास ऑफ स्मॉलर स्फीयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर, डेंसिटी आपकी वही रहेगी, ठीक है, मान के एवरेज डेंसिटी क्या होती है अर्थ की, सेम लेके चलते हैं, हर जगह पे वैसे अलग अलग होती है, आर माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। जी वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर क्या होगा, छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई रेडियस क्या है, आर माइनस डी का होल क्यूब, ठीक है, डेंसिटी आपकी वही है रो, और नीचे क्या है आर माइनस डी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये क्या हुआ कैंसिल हो गया, 4/3 कैपिटल जी पाई क्या गया आर माइनस डी, और ये क्या हुआ रो हो गया, क्या हो गया रो, ये होगी भैया सेकंड इक्वेशन, क्या होगी, तो ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये होगी आपकी सेकंड। अच्छा यहां पर आपको ये भी पता लग रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके डायरेक्टली है, डेंसिटी के, तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा आपसे, ठीक है। अब ये पहली सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जी डी अपॉन में जी एस बराबर में, देखिए सब क्या क्या कटेगा, पूरा कट जाएगा, और ये क्या बचेगा भैया आपका, आर माइनस डी अपॉन में क्या होगा आर, कोई दिक्कत तो नहीं है,
GD, और ये क्या है, G, सरफेस पे ग्रेविटी क्या होती है, एक्सेलरेशन ये होती है। R अपॉन में R क्या हो गया 1, D अपॉन में R क्या हो गया, तो आएगा GD एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ 1 माइनस D अपॉन में R गुणे में G, ये हो गया आपका डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गई, ठीक है। अच्छा परसेंटेज चेंज निकालना तो वही करेंगे, परसेंटेज चेंज इन G और वेट दोनों के लिए सेम ही होता है। तो भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ, सरफेस, सरफेस गुणे में 100, तो भैया डेप्थ पे क्या रखा है, क्या रखा है 1 माइनस डी अपॉन में आर, जी माइनस सरफेस पे क्या होती है जी, जी गुणे में 100, सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस डी अपॉन में आर गुणे में 100, माइनस क्या बता रहा है, डिक्रीज हुई है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रही है, डेप्थ पे आने में डिक्रीज हुई है, ठीक है। तो ये सारा हो गया, ठीक है, डेप्थ में क्वेश्चन अभी करा रहा हूं मैं, ठीक है, पहले थ्योरी निपटा दो उसकी। उसके बाद फिर आते हैं इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। देखिए क्या क्या कराना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पहला है, दूसरा है एस्केप स्पीड, एस्केप स्पीड, तीसरा है पोटेंशियल एनर्जी, वही है, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फिर पोटेंशियल, है ना, चलो समझ गया, बता देना मेरे को। देखिए इंटेंसिटी की बात करता हूं, तो इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे बताते हैं, देखिए ये प्लैनेट है, इसका मास m है, इससे x डिस्टेंस पर एक दूसरा मास रखा था स्मॉल m, ठीक है। अब ये टेस्ट मास कह सकते हो उसको, क्या कह सकते हो, टेस्ट मास, ठीक है। तो ये क्या कर रहा था, इसकी तरफ क्या होगा, अब आपको पता है ये वाला मास इसको क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा, कौन बताएगा मुझे, कितना फोर्स लगाएगा, आर का यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये फोर्स लगा रहा है। अब ये फोर्स लगा रहा है, मान लीजिए फोर्स ज्यादा लगे तो उसके अंदर एक्सीलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा लगेगा इसके ऊपर, ये इस मास के ऊपर ये फोर्स लग रहा है ना, तो अगर इस फोर्स की वैल्यू ज्यादा हुई तो इसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगर इस फोर्स की वैल्यू कम हुई तो इसके अंदर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कम होगा, समझे। तो अब अगर फोर्स ज्यादा लग रहा है, अच्छा मान लीजिए एक्सेलरेशन ज्यादा लग रहा है, ज्यादा हो रहा है इसके अंदर, तो इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब इसका इंफ्लुएंस इसके ऊपर क्या है, ज्यादा है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, ताकत, एक तरह से इंटेंसिटी वर्ड यूज किया था, ताकत, है ना। तो इसका मतलब इसकी ताकत इस पे क्या है, इस वक्त ज्यादा है। तो हमें ताकत का पता कैसे लग रहा है, जब वो ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट कर रहा है तो मैं कहूंगा कि भैया ये जो अर्थ है इसका इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है। जैसे मेरी आवाज है, मेरी आवाज की इंटेंसिटी यहां पर क्या होगी, ज्यादा होगी, दूरी बढ़ने के साथ ही क्या होगी, कम होगी। इंटेंसिटी का मीनिंग होता है एक तरह से ताकत, पावर, स्ट्रेंथ, है ना। तो हमें इस अर्थ की इंटेंसिटी कैसे पता लग रही है, इसके एक्सेलरेशन से, इसके इसके अंदर अगर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी क्या वहां पर ज्यादा है, समझ गए। और अगर इसके अंदर एक्सेलरेशन कम होगा, एक्सेलरेशन कब कम होगा, जब फोर्स कम लगेगा इसके ऊपर, फोर्स लगा कौन रहा है, ये लगा रहा है, समझ गए। तो भैया ध्यान रखना कि जब भी ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी की बात की जाएगी तो ध्यान रखना कि आपको टेस्ट चार्ज के एक्सेलरेशन को देखना है। अगर टेस्ट चार्ज के अंदर ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट हो रहा है, टेस्ट चार्ज बहुत तेजी से एक्सेलरेट हो रहा है, गिर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब अर्थ की ग्रेविटी या किसी भी चीज की ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी क्या वहां पर ज्यादा है। और अगर चीजें बहुत स्लो आ रही है तो इसका मतलब वो उसको बहुत स्लोली खींच रहा है, उसके अंदर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, स्लो होगा, और उसकी ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। देखिए ग्रेविटेशन फोर्स लगता है ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, और ग्रेविटेशन फील्ड जितनी ज्यादा होगी ग्रेविटेशन फोर्स भी क्या होगा उतना ही, समझ गए। तो ध्यान रखना कि अगर हमें कोई भी चीज का एक्सेलरेशन देख के बताना है इंटेंसिटी के बारे में, ठीक है, इंटेंसिटी के बारे में अगर मेरे को बताना है तो मैं उसको क्या देखूंगा, सीधा एक्सेलरेशन। उसके अंदर अगर एक्सेलरेशन ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा होगा, ज्यादा। फोर्स ज्यादा कब लगे, जब ग्रेविटेशन फील्ड उसके पास क्या होगी, ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा होगी, इसकी ग्रेविटेशन फील्ड इसके ऊपर क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। जब ज्यादा ग्रेविटेशन फील्ड होती है तो उसको कहते हैं ज्यादा इंटेंसिटी है, क्या है, समझ गए भैया। तो डायरेक्टली हमें क्या बता देखना है, एक्सीलरेशन। अगर किसी का भी, देखिए मान लीजिए मैं एक ईंट को मान लीजिए न्यूट्रॉन स्टार पे गिराऊं, ठीक है, 100 किलोमीटर हाइट से, और मैं अर्थ पे गिराऊं, तो आप देखोगे न्यूट्रॉन स्टार के खींचने की क्षमता 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड है,
वो 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड से उसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। और अर्थ कितने से खींचेगी, 9.8 से। बताओ किसकी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ज्यादा है? न्यूरॉन नहीं, न्यूट्रॉन स्टार, सुअर कहीं के, न्यूरॉन कहीं का जाहिल। ठीक है, न्यूरॉन बायोलॉजी में होता है, और यूनिट ऑफ पता नहीं क्या होता है, यूनिट ऑफ सेल, ब्रेन सेल है। क्या? इतना तो मेरे को पता था, नाम तो गलती नहीं ले रहा था तेरे तेरे। ठीक है भाई, तो भैया इसका एक्सेलरेशन देख लो, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा, ओए इंटेंसिटी ऑफ दिस प्लैनेट इज डायरेक्टली इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। समझ गया? तो एक्सेलरेशन आई इक्वल्स टू में ए हो गया। ए की वैल्यू क्या होगी भैया, फोर्स अपॉन में मास। फोर्स क्या है भैया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में एक्स स्क्वायर, अपॉन में क्या हुआ, स्मॉल एम, स्मॉल एम कैंसिल हो गया, जी एम अपॉन में एक्स स्क्वायर। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी। किसका फॉर्मूला है भैया, इंटेंसिटी का फॉर्मूला। समझ गया? हो गया, समझ गया? इंटेंसिटी मतलब कोई चीज शॉर्टेस्ट मास को, ठीक है, अपनी तरफ कितनी तेजी से खींच रही है। समझ गया? अगला क्या बोला मैंने, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोला था, यू से लिखते हैं इसको, किससे लिखते हैं, होता क्या, पोटेंशियल एनर्जी कहां पे आती है पुंडीर? हाँ? अरे ठीक है, दूसरा मैंने आसान तरीके से बताया था। किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में काम करूंगा अगर मैं, तो वहां पर क्या है, स्प्रिंग को खींचो, स्प्रिंग अपने आप को, स्प्रिंग जो फोर्स लगाती है कंजर्वेटिव होता है। मैग्नेट्स के बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स, वो भी क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स, दोनों क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स भी क्या है, कंजर्वेटिव नेचर का है। फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, तो यानी वहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं आ सकती। तो अगर हम किसी कभी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में काम करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है बता रखा है आपको, चैप्टर नंबर 6 में बता रखा है, 5 में बता रखा है, दोबारा बता दूंगा। ठीक है, प्रॉपर्टी वगैरह। ठीक है, वैसे नॉर्मली समझ लो कि यदि मैं किसी भी फोर्स के अगेंस्ट में काम करता हूं, एक्सेप्ट फ्रिक्शन एक्सेप्ट विस्कोसिटी, यही दोनों आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमारे द्वारा किया गया कार्य उसके अंदर एनर्जी ला के स्टोर कर देगा। जैसे ही हम अपना कार्य करके हटेंगे, वो चीज अपने आप को क्या करेगी, रिस्टोर कर लेगी। पत्थर उठाते हो आप, पत्थर उठाओगे, ऊपर उठाओगे, ग्रेविटी कहां खींचती है, नीचे। हम कहां उठा रहे हैं, ऊपर। तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, उसके अंदर क्या है, एनर्जी। और जैसे ही हम पत्थर को छोड़ेंगे, वो एनर्जी क्या करेगी, पत्थर को वापसी। स्प्रिंग को जब आप बाहर खींचते हो, तो स्प्रिंग क्या करती है, अपने आपको अंदर खींचती है। जब अंदर खींचेगी तो किस फोर्स से खींच रही है, कंजर्वेटिव फोर्स से। अब मैंने खींची, तो स्प्रिंग फोर्स कहां लग रहा है, अंदर। उसके अंदर क्या आ गई, एनर्जी आ गई। जैसे ही मैं छोड़ूंगा, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके स्प्रिंग क्या होगी, वापसी वैसी हो जाएगी जैसे वो खींचने से पहले थी। समझ गया? समझ गया? वही है। अब देखिए भैया, मैं निकाल रहा हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट में किया गया कार्य, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में किया गया कार्य क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, बड़ा आसान है, यही बात ध्यान में रखना बस आपको। लेकिन ये इंटीग्रेशन करके आएगा तो थोड़ी बहुत चीजों को ध्यान रखना। देखिए भैया, ये मास है अर्थ, ये क्या है, अर्थ है। पहले बॉडी कहां रखी थी, मान लीजिए, चलो यहाँ पे नहीं रखता, मैं थोड़ा ऊपर रख देता हूँ। ठीक है, ये आर पे थी बॉडी, इसका मास क्या था, एम। क्या था, स्मॉल आर कर लो इसको, स्मॉल आर। इसका मास क्या था, एम था। क्या था, एम मास था। ठीक है, मैंने इसको यहां से फेंक दिया ऊपर, इसको ऊपर। ग्रेविटेशन फोर्स कहां लग रहा है, नीचे। ग्रेविटेशन फोर्स कहां लग रहा है, और अप्लाइड फोर्स कहां लग रहा है। ठीक है, समझ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, जब मैं फेंकूंगा तो किस, ये लगातार क्या होगा, ऊपर जाता रहेगा। तो एक ऐसे टाइम आया जब इसके इसके मेरे साइड, मेरे अर्थ और इस मास के बीच की दूरी कितनी होगी, एक्स। क्या होगी, मैंने फेंका कहां से था, आर से। कहां से फेंका था, जब मैंने नोटिस किया तो कहां पहुंच गया था, एक्स डिस्टेंस पर। ठीक है, मैं नोटिस कर रहा हूं मास अभी भी क्या हो रहा है, लगातार ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, तो वो ए से कहां पहुंच गया, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, बी पर। और दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, डी एक्स कितनी थी। और ये ऐसे ही चलते चलते कहां जाएगा, इन्फिनिटी तक। कहां जाएगा, तो ये जितना भी जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, वो किसके काम कर, किसके अगेंस्ट में काम कर रहा है, ग्रेविटी नीचे लगी, ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहा है ना, ऊपर जा रहा है। तो ये जाता रहेगा, जाता रहेगा, कहां जाएगा, इन्फिनिटी तक। जितना कुल कार्य करेगा, वो पूरा कार्य क्या होगा, एनर्जी की फॉर्म में इसके अंदर क्या होगा, स्टोर्ड हो जाएगा। कौन सी एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट में काम करोगे,
तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में काम करोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट में काम करोगे तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हो तो क्या आएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने इस इंस्टेंट का वर्क निकाला, तो वर्क क्या होगा? डीडब्ल्यू। बोला हाँ, मैंने कहा छोटे से इंस्टेंट का वर्क क्या होता है? डीडब्ल्यू होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। वो किसके बराबर होगा? फोर्स इंटू में। लेकिन आपको पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है? नीचे। और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क जो होगा, कंजर्वेटिव फोर्स के, तो कंजर्वेटिव फोर्स नीचे लग रहा है, वो कंजर्वेटिव फोर्स जो अगेंस्ट में काम करना वही क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू में फोर्स की वैल्यू बताओ, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में एक्स स्क्वायर। जब यहां पे था तब की बात की है। ठीक है, यहाँ पे एक्स दूरी है, ध्यान रखना कि ये वाला दूरी मत लेना, एक्स प्लस डी एक्स नहीं लेना आपको। क्या लेना है? ये वाला, क्योंकि एक्स के मुकाबले डीएक्स की वैल्यू क्या है? 0 है। एक्स के मुकाबले डीएक्स की वैल्यू क्या है? तो एक्स प्लस डीएक्स करोगे फिर भी क्या होगा? एक्स ही आएगा वो, तो इसलिए हम एक्स लेके ही करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? डीएक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हो गया। ठीक है, तो इतना वर्क हुआ यहां से यहां तक जाने में, ए से बी तक जाने में। हमें पता हमने फेंका कहां से है? आर से। जाना कहां पे? इसको कुल वर्क निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन आर टू इंफिनिटी। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हुआ? डब्ल्यू, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हुआ? डब्ल्यू। पीछे क्या बाहर आएगा? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। स्टार्टिंग में एक्स क्या था? अब स्टार्टिंग में एक्स की वैल्यू क्या थी? आर। बाद में एक्स की वैल्यू क्या नहीं है? इन्फिनिटी। तो आर से लेके इन्फिनिटी तक की लिमिट लगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसको ऐसे कर दो, ऊपर ले आओ, तो ये क्या होगा? डब्ल्यू इक्वल्स टू में माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस 2 डी एक्स आर से लेके इन्फिनिटी। ठीक है भैया, इसको इंटीग्रेट करो। इसकी पावर क्या? -2। इंटीग्रेशन में क्या होता है? पावर एक ऐड हो जाती है और वही पावर क्या होती है? डिवाइड हो जाती है। डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम एक्स की पावर -2 + 1 और -2 + 1। लिमिट लग गई भैया आर से लेके इन्फिनिटी, कोई दिक्कत तो नहीं है? डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस माइनस, देखिए जी एम स्मॉल एम और ये क्या होगा? एक्स की पावर -1 और आर से लेके इन्फिनिटी, कोई दिक्कत तो नहीं है? माइनस से माइनस कट मर गया। डब्ल्यू इक्वल्स टू में जी कैपिटल एम स्मॉल एम, इसकी पावर पॉजिटिव करने के लिए क्या करो? नीचे ले आओ। ये क्या हुआ? आर से लेके इन्फिनिटी। एक बार एक्स को कौन रिप्लेस करेगा? इन्फिनिटी। एक बार एक्स को कौन रिप्लेस करेगा? तो डब्ल्यू इक्वल्स में जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1 में इन्फिनिटी, यानी कि डिवाइड बाय इन्फिनिटी। क्वेश्चन में क्या था? 0। 1 में आर। तो आपका वर्क कितना आ गया? ग्रेविटेशन फोर्स ने इतना वर्क किया है हमारे अगेंस्ट में, और हमारे अगेंस्ट में किया गया कार्य ही क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आता है। दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो माइनस है, दिस माइनस स्टैंड फॉर एट्रैक्टिव फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किस नेचर का है? जहां पर भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो वहां की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव होगी। जहां पर रिपल्सिव फोर्स होगा वहां की एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ध्यान रखना। ठीक है, अब इसी को लेते हुए ये डेरिवेशन ध्यान से समझ गया भैया? ग्रेविटेशनल, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। अगर आपको सिस्टम की दो, ये तो 2 मास के सिस्टम की है, 3 मास के सिस्टम की निकालनी है तो आपको याद होगा पहले दोनों मास की निकालनी है, फिर तीसरे। देखो ऐसा, ये 2 मास की है, 2 मास सिस्टम है। छी 2 मास, 2 मास के लिए क्या होगी? m1 और ये मास क्या है? m2। दोनों के सेंटर के बीच दूरी r है, तो इनके बीच की पोटेंशियल क्या होगी? जी m1 m2 अपॉन में r। ठीक है, 3 मास अगर हुआ, 3 मास क्या होगा? 3 मास होगा। ये m1 है, ये m2 है, ये m3। इनके बीच की दूरी क्या है? r1 है। इनके बीच की दूरी क्या है? r2। इसके बीच की दूरी क्या है? r3। टोटल एनर्जी क्या होगी? इन दोनों के बीच की एनर्जी क्या होगी? माइनस माइनस लगा देना भैया, माइनस जी, अच्छी m1 m2, दूरी कितनी है भैया? r1 क्या है? फिर इन दोनों के बीच की एनर्जी क्या होगी? क्या होगी? m2, सॉरी माइनस लगेगा, -g m2 m3, दूरी कितनी है? r2 क्या है? फिर माइनस इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा? एनर्जी -g m1 m3, दूरी कितनी है? टोटल जोड़ दो, ये हो गया। स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में आपको गणित नहीं लगानी है, सीधा ऐड करना है। 4 सिस्टम हो तो क्या करोगे?
बताइए जिसे मेरे को बताया कौन, M1 M2 M3 M4। अब बताओ इनके बीच की एनर्जी क्या होगी। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। इसके बीच में क्या होगी R5 और इनके बीच में क्या होगी R6। बताओ कितनी एनर्जी होगी। पहले इन दोनों किसी की भी लगा लो, इन दोनों के बीच की, फिर 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 सबको निकाल के ऐड कर दो। ठीक है, ये क्वेश्चन करा रखा है मैंने, आपको याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो याद कर लेना। ठीक है, और हाँ अभी बता रहा हूँ, अभी मैं पीडीएफ भेजूंगा जिसका नोट्स कंप्लीट नहीं होंगे वे ऑफ डिस्कशन, कोई दिक्कत नहीं, नोट्स कंप्लीट नहीं करने। सारी डेरिवेशन रिटर्न में और सारे न्यूमेरिकल जो मैंने करा रखे हैं उसको रिटर्न में कल चेक करूंगा मैं। ठीक है, मैंने अभी करा रखा है वेव का, तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होने वाली है। एक बार में रिवर्स करो ताकि मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा सकूं। ये थ्योरी कराता रहूंगा फिर तो सारा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, हाँ वेव्स में आप अपने आप कर सकते हो, वेव्स भी कर सकते हो। और मैं डाउट लूंगा, ऐसा नहीं है कि डाउट नहीं बताऊंगा मैं डाउट लूंगा। आज जाके पूरा अपने आप से देखो भाई, रिवीजन ऐसी होता है, सब मैं नहीं करा सकता। अगर मेरे से एक्स्ट्रा क्वेश्चन की उम्मीद करते हो, बड़े क्वेश्चन की उम्मीद करते हो, तो भैया आपको मेरे को करके दिखाना पड़ेगा, खुद से भी करना पड़ेगा। तो थ्योरी जो भी है जितना आप मैक्सिमम कर सकते हो कर लेना, जितने न्यूमेरिकल आप कर सकते हो कर लेना। मैं आज पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, सारा करके कल शाम को आके पहले चेक करा लेना। ठीक है, फरवरी के बाद से स्कूल मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, कोई स्कूल नहीं जाएगा भैया, यहीं पे बैठे रहना। ठीक है, अपने आप ही आपको पता लग जाएगा कि पूरा पेपर आपको आता है A to Z, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे आपके फिजिक्स में, बाकी और की मैं गारंटी लेता। ठीक है, तो अपने आप से करना। ठीक है, पूरा वेव करना है आपको, पूरा वेव। ठीक है, एक टॉपिक मैंने अभी छुड़वाया है, वैसे तो 2-3 टॉपिक छुड़वाए वेव में। 2 टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस है, एक टॉपिक सिलेबस का है लेकिन आने की संभावना बहुत कम है। लेकिन मैं पेपर से पहले एक दिन पहले क्या करूंगा, करा दूंगा बीट फॉर्मेशन। बीट फॉर्मेशन सिलेबस के अंदर, जो कि मैंने अभी नहीं करा है। ठीक है, एक पेज का टॉपिक है। ठीक है, और दूसरा है डॉपलर इफेक्ट इन केस ऑफ साउंड, इन केस ऑफ लाइट। लाइट नहीं है लेकिन लाइट भी मैं करा दूंगा साउंड के साथ ही। ठीक है, तो बहुत बढ़िया टॉपिक है, उससे बढ़िया टॉपिक है ही नहीं डॉपलर इफेक्ट से बढ़िया। ठीक है, और वो लेवल है, उसका लेवल है। ठीक है, जिस बच्चे को थोड़ा एस्ट्रोनॉमी से, एस्ट्रोलॉजी नहीं है एस्ट्रोनॉमी, उसका इंटरेस्ट है तो उसके लिए बहुत बढ़िया टॉपिक है वो, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। ठीक है, ठीक है भैया, अगला क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अब ये क्या होता है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल का मीनिंग होता है ग्रेविटेशनल फील्ड का कितना पोटेंशियल है, कितनी ताकत है। इंटेंसिटी देखा था आपने, इंटेंसिटी याद है, ज्यादा फोर्स लगा रहा था तो ज्यादा एक्सेलरेशन हो रहा था, तो हम कह रहे थे भैया ज्यादा इंटेंसिटी है। अब देखिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल का मीनिंग क्या है। देखिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल का मीनिंग है, ध्यान दीजिए भैया, ग्रेविटेशन पोटेंशियल का मीनिंग है, यदि मेरे को किसी प्लैनेट के, मान लीजिए मैं एक ईंट को धरती पर उठा रहा हूं और एक ईंट को न्यूट्रॉन स्टार की सरफेस पे उठा रहा हूं। ठीक है, ये तो असंभव वर्ड है लेकिन मैं बोल रहा हूं फिर भी संभव है, मैं उठा सकता हूं आपने। ठीक है, तो बताओ किस केस में मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ईंट दोनों वही ईंट है, ईंट वही है, ईंट यानी मास, हमने जिस चीज को हम उठा रहे हैं ना उसको फिक्स कर दिया। ठीक है, अब बताओ किस केस में मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन स्टार। रीजन क्या है, क्योंकि उसकी ग्रेविटेशन फील्ड क्या है, ज्यादा, वो ज्यादा तेजी से खींच रहा है तो मेरे को उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं मेरे को उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। जितना ज्यादा वर्क होगा इसका मतलब उस प्लैनेट का ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या उतना ही, यानी ये ध्यान रखना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है वो प्लैनेट के अगेंस्ट में किया गया वर्क ही होता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि जिस चीज को आप उठा रहे हो उसका मास क्या है, फिक्स है। वैसे 1 किलो मास लेते हैं, क्या लेते हैं, यदि 1 किलो मास को आपको अलग अलग प्लेनेट पे उठाने के लिए बोल दिया जाए, जिस प्लेनेट पे आपको उसको उठाने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, इसका मतलब उस प्लेनेट का ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। समझ गए, यहां पर प्लेनेट के मास पर डिपेंड करेगा और आप दूरी दूरी पे डिपेंड करेगा, प्लेनेट के मास पर और दूरी पर। जिस चीज को आप उठा रहे हो उस चीज के मास पर डिपेंड नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने उस मास को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। क्या कर दिया, तो एक्चुअल में ये वर्क ही है, लेकिन आप एक यहां पर 1 किलो के मास को अलग अलग प्लेनेट पे उठा रहे हो। जिस केस में, जिस प्लेनेट को, सॉरी, जिस प्लेनेट के केस में आपको उस 1 किलो के मास को उठाने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, उसी का ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ गया, एनर्जी में आप कोई भी मास उठा सकते हो, उसमें जो जब एनर्जी की बात करूंगा ना तो वो दोनों मास पे डिपेंड करेगा, लेकिन पोटेंशियल हमेशा प्लैनेट के मास और उसके बीच की दूरी पर ही डिपेंड करेगा। अभी एनर्जी में देखा था M1 M2 लिख रहा था, लेकिन पोटेंशियल में मैं केवल लिखूंगा प्लैनेट का मास, क्योंकि मैंने जिस मास को उठाया है उसकी वैल्यू क्या है, 1 किलोग्राम। क्या है, 1 किलोग्राम के अलावा आप
किसी के लिए भी डिफाइन नहीं कर सकते। समझ गए नहीं समझ गए? तो भैया वर्क निकाल देते हैं, आसान चीज है, ठीक है। एक बार और आप देख लेना, ये है अर्थ, पहले कहां पे था, आर डिस्टेंस पे था, 1 किलो मास है ना। हमने अभी यहाँ पे चला गया, कितनी दूरी पर आ गया, एक्स डिस्टेंस पर, ठीक है। फिर जब हमने देखा तो कितना चला गया, डीएक्स और ऊपर चला गया, ठीक है। और कहां जाना उसको, इन्फिनिटी। तो जितना वर्क करेगा 1 किलो मास किसी पर्टिकुलर पॉइंट से इन्फिनिटी तक जाने में, वही वर्क क्या होगा, इसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बराबर रहेगा। समझ गए? जिस केस में वर्क ज्यादा करेगा उस केस में प्लैनेट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। जिस केस में कम वर्क करेगा उस केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो वर्क निकालना, यहाँ का वर्क क्या होगा, डीडब्ल्यू, डब्ल्यू क्या होगा, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, दोनों अपोजिट है, क्योंकि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर हो रहा है, ठीक है। अभी इस वक्त आप देखोगे तो कितना फोर्स लग रहा है, माइनस जी। एक मास क्या है, एम, दूसरा मास क्या है, 1 किलो। 1 किलो लिखने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, डी एक्स हो गया। टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क, टोटल वर्क इंफिनिटी टू आर, सॉरी आर टू इंफिनिटी ना। तो ये क्या होगा, डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है, माइनस जी एम अपॉन में, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर -1 अपॉन में -1, आर से लेके इंफिनिटी, ठीक है। डब्ल्यू इक्वल्स में माइनस जी, माइनस से माइनस क्या होगा, कट मर गया, जीएम अपॉन में क्या होगा, 1 बाय में आ रहेगा। और यही वर्क क्या है, ये वर्क आप किसको उठाने में कर रहे हो, 1 किलो मास को, फिक्स मास को। तो आप देख रहे हो वर्क किस पर डिपेंड कर रहा है, प्लैनेट के मास पर। और प्लैनेट से कितनी दूरी पर आपने उसको उठाया है उस पर डिपेंड कर रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्लैनेट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। समझ गया? ये देख रहे हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किस पर डिपेंड कर रहा है, प्लैनेट के मास पर, उससे दूरी पर। समझ गया? दूरी पर कैसे डिपेंड कर रहा है, मान लीजिए आप एक मास को 1 मीटर की दूरी पे ले आ रहे हो, फिर उसी मास को आप 4 मीटर की दूरी पे ले आ रहे हो, तो वर्क कहां जाना करना पड़ेगा, 4 मीटर पर। दूरी पे भी डिपेंड करता है। समझ गया? हो गया? 4 मीटर की दूरी से ले आ रहे हो, सॉरी दूरी से ले आ रहे हो, नहीं समझे? चलो देखो, ये देखो, ये है 2 मीटर, ये है 50 मीटर। एक बॉडी को यहां से फेंका, एक बॉडी को यहां से फेंका, बताओ किस केस में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, 50 मीटर से ऊपर, ऊपर से 50 मीटर से फेंकने पर, या 2 मीटर से, चबे 2 मीटर से। दिमाग लगा ना। अब 2 मीटर वाला ज्यादा पास में है, तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल क्या होगा, ये ज्यादा खींचेगा। 50 मीटर वाला क्या है, ज्यादा ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्रभाव क्या होगा, कम हो जाएगा, तो इसका बेस में कम काम करना पड़ेगा, इसका पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। समझ गया? चीजों को समझा करो, ठीक है भैया। अगला क्या है, अगला क्या था भाई, क्या था, एस्केप, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मत करो, पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल हो गया, एस्केप ही है ना। हेलो, हाँ मैम, मैम मुंह बंद करो, हो गया। देखिए, अब आ रहा है एस्केप वेलोसिटी, क्या है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। तो भैया वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, देखिए, आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हो या हार्ड वर्क करना चाहते हो, गधे बनना चाहते हो या घोड़ा बनना चाहते हो, देखिए भैया। तो भैया देखिए, एस्केप वेलोसिटी होती है यदि आप किसी भी चीज को, जो अर्थ की सरफेस पे है, जो अर्थ की सरफेस पे है, उसको फेंको, और वो कहां चली है, इन्फिनिटी पर। अर्थ की सरफेस पे थी तो उसके पास कौन सी एनर्जी थी, कल साले, काइनेटिक एनर्जी। क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। और जब आपने इन्फिनिटी पे फेंक दी तो क्या हो गया, अब जब अर्थ की सरफेस से फेंक रहा तो तूने क्या दिया उसको, काइनेटिक दिया ना। और जब वो इन्फिनिटी पे चलेगा तो उसके पास सारी एनर्जी क्या होगी, जो वर्क हुआ है सब पे सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल। अब समझो ना, अभी मैंने बताया ना अभी पीछे आपको कि ग्रेविटी के अगेंस्ट में किया गया कार्य क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आता है। जब आपने पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका तो वो तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम हो रहा है ना। तो जब वो इन्फिनिटी पे चला गया तो कुल वर्क जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है भाई, समझे नहीं समझे? तो ये ध्यान रखना कि दी गई काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर बराबर में किसके बराबर है, एम स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई एस्केप वेलोसिटी की, इसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। एम से एम क्या हुआ, कैंसिल, ये उधर ले आइए पल्ले साइड में, तो वी क्या हो जाएगा, 2gm अपॉन में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर होगा ना, आ जाइए, आर होगा, ठीक है। ये अंडर रूट में आ गया, दैट इज द एस्केप वेलोसिटी। क्या होता है, आपके द्वारा किया गया वर्क किससे कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है।
अगेंस्ट में, तो अगेंस्ट में वर्क करोगे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगा। तो वही पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये होगी। माइनस लगता है लेकिन यहाँ पे माइनस लगाना, क्योंकि काइनेटिक क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, इसके बराबर अगर नेगेटिव लगेगा तो मामला क्या होगा, गलत हो जाएगा। काइनेटिक के अब बराबर में कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि काइनेटिक खुद नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, तो उसके बराबर में आप नेगेटिव नहीं लिख सकते, समझ गया। कभी काइनेटिक नहीं, कभी नेगेटिव नहीं होती। क्या क्यों नहीं नेगेटिव होती, कोई बताएगा, बता पंडित, तू बता काइनेटिक नेगेटिव क्यों नहीं होती। मीनिंगलेस नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है, ठीक है, मीनिंगलेस बोलो। क्यों, क्योंकि मास क्या है, पॉजिटिव होता है। वेलोसिटी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन उसका स्क्वायर कर देते तो हमेशा क्या होगा, हाफ पॉजिटिव ही है, ठीक है, तो ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी मीनिंगलेस है, क्या है, इसका तात्पर्य नहीं है कुछ भी, ठीक है भैया, समझ गए। ये हो गया एस के वेलोसिटी। अगला क्या था, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट क्या होता है, ठीक है भैया, एक मिनट है, सुन लीजिए, चलो एक मिनट में मैं आपको लेक्चर देता हूँ, ठीक। लेक्चर ये है कि भैया कल सारे करके लाना, वरना जूते से मारूंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, मैं बिल्कुल नहीं कोताही करूंगा, बिल्कुल। कुंडीर भाई, समझा ना तू, नहीं समझा, पूरा वेव होना चाहिए एकदम कंठस्थ। किसी को भी मैं बोर्ड पे बुला के करा सकता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। डेरिवेशन भाई देखो, एक्चुअल में मैं बता रहा हूँ मैं आपको, कई बच्चे सोचते हैं यार थोड़ा लॉजिकल होके पढ़ा जाए, भाई अभी लॉजिकल नहीं पढ़ा रहा, अभी लॉजिकल होके पढ़ोगे एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे आपके, घर वाले फिर चार गाली आपको देंगे, ठीक है। बाकायदे अब बाकायदे जितनी भी थ्योरी करा रखी है उसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, और सारी डेरिवेशन को कंप्लीट करना, सारे न्यूमेरिकल कर लेना। वेव में कुछ नहीं है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मैं कराऊंगा एनसीईआरटी प्लस जो भी एक्स्ट्रा है, ठीक है, वो कराऊंगा मैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। ये सभी होगी क्लास, चलो थोड़ी देर रुक जाओ, फिर अभी अभी क्या, अभी मीटिंग तो खत्म नहीं हुई अभी यार।